अब सबसे पहले ये फोकस कर लेते हैं कि कौन से वो सवाल थे जो आप सबसे बनने चाहिए थे, सबसे बनने चाहिए थे मतलब, या पहले ऐसा मैं बता देता हूँ कि बैच 3 से बन जाते हैं, 2 से, देन 1 से। एंड उसमें मैं ये काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप ये कहें मुझे कि अगर बैच 1 के हैं तो सारा सिलेबस हो गया तो सब कुछ बन जाए, ऐसा होता फिर तो क्या ही बात है ना, उस सेंस पे नहीं जा रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉन डुएबल ऑल द बैचेस। ठीक है, अगर किसी ने कुछ एफर्ट कर भी सकता था तो वो बैच 1 ही था, जिन्होंने देखते छोड़ दिया होगा तो था नहीं भाई, टफ नहीं है हालांकि, बट बना नहीं पाएंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन, आई थिंक स्टेटमेंट काफी बड़ी थी, फर्स्ट गो में तो शायद हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, थर्ड सेट थ्योरी है, अभी अभी जो आपने ताजा ताजा पढ़ा बैच 2 ने, दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज डूएबल फॉर ईच एंड एवरीवन आउट ऑफ यू। ठीक है, पहले मैं ये बता रहा हूं कि वो सवाल जो आप सबने करने चाहिए थे, ट्राई, अभी सिर्फ ट्राई की बात। क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने अभी इग्नोर मारा है भाई, ट्रस्ट मी, क्वेश्चन नंबर 2 2 लाइनें लिखनी है भाई बस, तीसरे में आंसर आ जाएगा, बट मैं कह रहा हूं चलो हटा दो उसको भी, मतलब ये वो क्वेश्चन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बनना चाहिए। क्या मैंने आपको बताया था कि एक फ्री की चीज आप मिक्स करते हैं तो कुछ रिलेशन बताया होगा, क्या था वो? 3/, हाँ जो एक सवाल में ऐसा है, आपको जितना परसेंट प्रॉफिट होगा वाटर टू मिल्क की रेशो भी उतनी ही होगी। तो पहले सिनारियो में आपको वाटर टू मिल्क 2/5 दिख रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 2/5 इंटू 100, कितना? बाद में वाटर टू मिल्क 3/5, 60%, यहां से यहां कितना बढ़ गया? ये नहीं था, कुछ ने तो यही आंसर टिक मारे हुए हैं। परसेंटेज चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब आपने यार ये तो पढ़ाया ही नहीं है, आपको दो शब्दों के बीच में और डिफरेंस भी बताया था क्या? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी बैंक का 10% है और वो 12% हो गया, तो लैंग्वेज क्या लिखी होगी? इंक्रीज बाय 2% पॉइंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन में ये यूज है, और एक किसी प्रैक्टिस एक्सरसाइज का शायद परसेंटेज नहीं, सीमा, गीता, ऐसे 4 कैंडिडेट्स होंगे, उनके कुछ मार्क्स का रिलेशन में भी शायद रेशियो में, उसमें भी एक जगह पे उसने यही कहा है कि इतने परसेंट पॉइंट ज्यादा है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो ये 20% ज्यादा है, तो 40 से 60 हुआ था, इसका मतलब 20% ऑन द बेसिस ऑफ इंटू 50%, यानी क्वेश्चन नंबर 4 ये तो भाई सबसे बनना चाहिए था। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने 3-4 देखे, और इसको निपटाने में 2 मिनट से ऊपर वैसे भी नहीं जाने, इजीएस्ट। फिफ्थ वाला, ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने बना पाना था तो बैच 1, अपने अपने बैच के हिसाब से लिख लेना भाई, मैं अगेन एंड अगेन बोल नहीं पाऊंगा। अगर आप बैच 1 में से हैं, एक दो तो बैच 2 के कैंडिडेट ने सही किया है सवाल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट्स इट, नथिंग एल्स और नथिंग मोर, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए था। और सिलेंडर की रेडियस की भी नीड नहीं थी, उसने रेडियस की रेशियो पूछी थी भाई, बट तब भी मैं कह रहा हूं सिर्फ बैच 1 वाले बना देते। ठीक है, बैच 1 और बैच 2 दोनों के लिए
बैच 3 तो अभी कल ही पढ़ के गए हैं आप, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं अब आप। बैच 1 एंड बैच 2, 1 एंड 2, भाई आप जिस बैच में उसके हिसाब से लिख लीजिएगा, बाद में मुझे बता दीजिएगा मैंने कितनी जगह किस बैच का नाम लिया। बैच 1 ओनली, बैच 1 एंड 2 नहीं, एपीजीपी बैच 2 में हो गया ना एपीजीपी, बैच 1 में भी हो गया, 3 में ही तो नहीं हुआ है बस, बातें नहीं भाई। क्वेश्चन 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सिर्फ बैच 1 ने पढ़ा है, बनाया था बैच 1 में से किसी ने? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आई थिंक, उसके बाद आसान था। तीनों बैचेस के लिए 1 2 3 तीनों बैचेस परसेंटेज था, और आपको पता चल जाएगा इंफॉर्मेशन रिडंडेंट है, कंप्लीट नहीं है, आंसर नहीं आएगा, सीएनडी था। बैच 1 ने पढ़ा है उनके लिए भी नहीं था ये सवाल छोड़ा हुआ है भाई, कुछ स्टूडेंट ने ये सवाल छोड़ा हुआ है, नर्क में अलग से जगह रखी है आपके लिए। यार ये कैसे छूट सकता है भाई। अच्छा एक और चीज है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है आप सब में, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बैच 3, ठीक है, बैच 2 को ऐसे आइडियल है क्योंकि वो इन बिटवीन बैच है, बैच 2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ट्राइंगल का सवाल फॉर एग्जाम्पल आ गया, तो ये तो बैच में चल रहा है ना, ये चल रहा है, अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, ये नहीं बनेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज सर ये जस्ट खत्म हुआ था QA 2.10, तो ना इसका हमने दिया है बेंचमार्क, बट अभी इस पे एक्सपर्टीज नहीं आई है। HCF सर ये बहुत पहले हुआ था, ये सर हमने पढ़ा था जनवरी फेब में, तो ना ये याद नहीं है, अब चल रहा है, मास्टरी नहीं है, खत्म हुआ है, बेंचमार्क नहीं दिया, जिनके बेंचमार्क दे दिए वो रिवाइज नहीं हुए, मॉड्यूल 1 का हमें याद नहीं है। क्या हर टॉपिक के पास, हर टॉपिक का हमारे पास एक्सक्यूज है भाई, इन सवालों के भी एक्सक्यूज हम लेके बैठे हुए हैं। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, A इंटू बी बनेगा 12, दो पेयर बनेंगे, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ऐसे तो 3 बनेंगे, 2 इंटू 6 कट जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ को प्राइम, ये मैं किसी को बता रहा था, उस बच्चे के मुझसे 3 सवाल थे, पहला सवाल ये था 1 इंटू 12 है तो 12 इंटू 1 क्यों नहीं है, फिर मुझे बताना पड़ा कि नंबर्स के यहाँ पे नाम थोड़ी दिए थे, सो वी आर डिस्कसिंग अनऑर्डर्ड पेयर। दूसरा सवाल 2 और 6 को क्यों काट दिया, A रेशियो B हैज टू बी कोप्राइम। फिर तीसरा सवाल A और B नंबर नहीं थे, A और B नंबर की रेशियो थी, नंबर बनाने के लिए HCF से मल्टीप्लाई करना था। मैंने कहा इतना ही मुझे पढ़ाना था, ये तो मैं पहली बार में भी सिखाई देता आपको, तो जो 6 घंटे हमने HCF LCM पढ़ा था क्या फायदा। ये सवाल नहीं है भाई, आप ये कहें कि छूट जाए, नहीं, जो अभी अभी मिक्सचर एंड डेरिवेशन, नहीं भाई ये नहीं है वो सवाल जो छूट जाए। कुछ का ये आर्ग्यूमेंट है सर हम एंड तक पहुंच ही नहीं पाते, 16 17 18 के बाद ही हो जाता है टाइम अप, तो भाई वो टाइम मैनेजमेंट नाम की भी एक चिड़िया है, वो कब उड़ाएंगे। आपसे मैंने इतनी बार, मैंने सवाल नंबर 2 बैच 1 बैच 2 किसी को नहीं कहा करने को, अभी जो था वाई स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी, एक कैटेगरी है भी, अगर अगर आसान है भी तब भी मैं कह रहा हूँ यार मत करो, चलो हटा दो, उसको भी मैंने छोड़ दिया, उसमें सिर्फ 2 ही चीजें थी, 2 इक्वेशन लिखनी थी, और अगर आप में से बैच थर्ड में से जिसने भी एक्स्ट्रा सपोर्ट सेशन भी लगाया होगा तो उससे भी बन जाएगा भाई। लेंथ ऑब्जेक्ट क्रॉसेस अ यूनिटरी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लेंथ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑब्जेक्ट क्रॉसेस अनदर लेंथ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, यही 2 कंडीशन थी लेंथ की। स्पीड, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो सिंपल,
दो चल रहे हैं तो रिलेटिव, उसमें तीनों जगह पे रिलेटिव स्पीड थी। इनटू टाइम इनटू टाइम इनटू टाइम, दो का टाइम बताया था, तीसरे का पूछा। तब भी मैंने ये नहीं कहा कि वो सवाल मैंडेटरी था, ठीक है, अभी तक। ये सवाल भाई, ये तो मैंने वर्बली बता दिया, 12 आएगा, 1 into 12 और 3 into 4। स्मॉल नंबर कैसे बनेगा, 1 से और 3 से। HCF कितना है मेरा, 24, 24 into 1, 24 into 3, एक 24 एक 72। सारे स्मॉलेस्ट नंबर का, अच्छा मैंने तो टिक किया ही हुआ है, 96 है। ये भी छोड़ देंगे भाई आप, फिर तो नहीं भाई। सवाल आसान है, मॉडरेट है, टफ है, बनाएंगे तो पता चलेगा। मेरी हिम्मत हुई नहीं, मैं ये 12 14 15 लाइनें पढ़ूं, ठीक है। मोहन नमन, मैं मतलब इतना बड़ा देखा, मैंने कहा हटाओ, बाद में आएंगे वापस, ठीक है। ज्योमेट्री बैच 2 में चल रही है, नहीं बन पाएगा। बैच 1 नहीं बनाया होगा, बैच 3 डू नॉट ट्राई दिस एट एग्जाम। अगर ज्योमेट्री के सवाल में फिगर नहीं दी हुई है, आप बहुत एक्सीलेंट भी हैं, तब भी एक सेकंड ओपिनियन के बाद में देख, फर्स्ट गो में नहीं। और इसमें तो वो जो लिखा हुआ है ना, अननेसेसरी ए बी को ब्रैकेट में बंद करके एल लिखा हुआ है, अरे यार सीधा ए बी लिख देता, हम समझ जाते कि लंबाई की बात हो रही है। पर उसको नहीं, उसको दिखाना था कि सवाल डरावना सा है, आपको लगे डर। टफ है नहीं है, बाद में। इमेज नहीं है, फिगर नहीं है ज्योमेट्री के सवाल की, फर्स्ट गो में नहीं। क्योंकि बिल्कुल सिंपलेस्ट है या नहीं, वो तो भाई ट्राई के बाद ही पता चलेगा। बैच 1 वाली कर सकते थे, ठीक है। आई थिंक ये तीनों बैच कर सकते थे, ऑल, इतना ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है। बाकी अभी बना लेंगे, देख लेंगे भाई। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, बैच 1 and 2, ऑल द बैचेस 1 2 3 4 5 6, 26 के बैच के ही बच्चे बना देंगे। कैट 26 के बैच में भी रेशो पढ़ा दिया है, वो भी बना देंगे, मैनिपुलेशन नहीं करें। नहीं बनाए तो देखिएगा, सारे बैच बना सकते थे इसको। ये मैंने बनाया नहीं, अभी देख लेंगे बना के। तीनों बैचेस अगेन आसान था, ऑल द बैचेस, ओनली बैच 1 एंड बैच 2। तो यार मैंने 4 जगह तो बैच 3 बोला, नहीं बोला, हाँ या ना में जवाब, नहीं बोला। बैच थर्ड मैंने कितनी जगह बोला, थर्ड बैच 9 टाइम्स बोला, अरे भाई। सर 9 टाइम तो नहीं बोला, देखा है, चलो ठीक है भाई। तो कुछ ऐसे सवाल जो सभी बैचेस से बन जाने चाहिए थे, बैचेस मींस ऑल द स्टूडेंट्स। ऐसे 2 सवाल तो मैं बता चुका, एक हमने वर्बली डिस्कस कर लिया, और एक मैंने सॉल्व भी करके बता दिया था। उस वाले में था ही क्या, 2/5 into 100 इज 40%, 3/5 into 100 इज 60%। 40% से 60% जाने में कितना परसेंट चेंज हुआ, 20% नहीं, 20% बाय 40% इंटू 100, 50% का राइज। अगर उसे आपसे ये पूछना है ना कभी भी कि 20% से 40% से 60 हो गया, तो इनका जो डिफरेंस है 20, वो बताइए, तो सवाल होता हाउ मच परसेंट पॉइंट प्रॉफिट इंक्रीज, हाउ मच परसेंट प्रॉफिट पॉइंट इंक्रीज। तो सिर्फ आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, हाउ मच परसेंटेज चेंज या हाउ मच परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। अब ये बात हमें अब भी याद नहीं है भाई, तो कैसे चलेगा, ठीक है। अपने अपने मोबाइल पे ओपन है आपके सबके क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ को पीछे नहीं दिख रहा है भाई, तो लाइट ऑन कर देते हैं, प्रोजेक्टर बंद कर देते हैं भाई, कर देने यहाँ से लाइट्स ऑन में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे तो सबने नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आप समझेंगे तो आपको आ जाएगा, हल्का फुल्का तो समझ आ ही जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि बैच थर्ड में नहीं हुआ है, बस बैच सेकंड में उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ है, लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा वो समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हमें ये पता हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो पहले तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पता हो गई, ठीक है। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा बनता है, u। और अगर a का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो इन्वर्टेड u। इस वाले केस में आपसे ये जो वैल्यू होती है ये इस ग्राफ की, क्योंकि ग्राफ इससे नीचे नहीं जाएगा, और ये मैक्स, ठीक है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो प्री डिफाइंड हमें पता है कितने रूट्स आएंगे मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके कितने आंसर आते हैं, दो, या तो दोनों डिस्टिंक्ट आएंगे, एक रिपीटेड आएगा, और 0 यानी कोई भी आंसर नहीं आएगा तो उसको हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स है, यानी नो रियल रूट्स, ठीक है। ये तो हुआ था डिस्कस, नहीं हुआ डिस्क्रिमिनेंट, बैच 1 एंड 2 में तो हुआ है, अब मैं बैच 3 से पूछ रहा हूं बस। अगर डिस्क्रिमिनेंट जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं, शायद ना हुआ हो मे बी, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 है तो रूट्स आते हैं रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 है तो रूट्स आते हैं इमेजिनरी, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट एज अ बेटर वर्ड, ठीक है। अगर आपने प्री क्लास देखा हो माइट भी शायद वहां पे बताया हो। अब सवाल को अगर आप समझेंगे, वो कह रहे थे ये इक्वेशन थी जो क्वाड्रेटिक थी, इसके दो रूट्स है जो रियल है और डिस्टिंक्ट है, और ये जो रूट्स हैं ये इस इंटरवल में लाई करते हैं। इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये था कि जो रूट्स हैं -1 और, एक्चुअल में होता ये है जब आप ये ऐसे बनाते हैं ना ग्राफ ऐसा, तो आपका ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करके जाता है, उन्हीं को हम एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को जहां कट करके जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट्स, ठीक है। ऐसा, तो मैं ये जानता था कि जो भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनने वाला है वो इसके बीच में ही बैंड होकर निकल जाएगा, या तो ऐसे, 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 ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर वो किसी एक रेंज में आपको बताता है, क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर वो किसी एक रेंज में आपको बताता है, उसका मीनिंग ये होता है कि रूट्स इसके बीच में से ही निकल जाएंगे। तो आपको ये पता चलता कि यहां पे अगर हम -1 इंक्लूडेड था, 8 भी इंक्लूडेड था, अगर ये ग्राफ ऐसे भी होते तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ये है, -1 पे इस ग्राफ की जो भी वैल्यू आएंगी, ठीक है, कोई सा भी इसमें से आप उठाते हैं, जैसे ऐसे बैंड होता है ऐसे जाता थोड़ा सा, 8 पे ऐसे जाता, मतलब ये जो ग्राफ है 8 पे नहीं टच कर रहा है ना, तो ऐसे जाएगा, -1 पे और 8 पे दोनों या तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे या दोनों नेगेटिव देंगे। एक तरीका तो उसने बताया ही है वीडियो में, वो आप देख लेना,
मैं आपको अल्टरनेट बता रहा हूं, आप -1 को पुट कर दीजिएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x की जगह पे, एक आपको इक्वेशन मिलेगी LHS में, -1 पुट करेंगे क्या मिलेगा 1 k -4 दिख रहा है, एक बार देख। और अगर हम क्या पुट करेंगे, दूसरा क्या बोला मैंने 8 पुट करूंगा तो 64 दिस 59 और 59 माइनस 8 k, इनका सम सॉरी इनका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इतना ही समझना था। इसके बाद आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, बैच 1 ने जैसे जैसे भी पढ़ लिया है। इसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, ठीक है। मैं कैसे सॉल्व करता हूं, मैं कभी भी वेरिएबल के साइन को नेगेटिव नहीं रखता, कोफिशिएंट को, तो मैं पूरी इनइक्वालिटी को ना -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा बन जाएगा। फिर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, राइट साइड को कहते हैं पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। इसका मतलब होता है लेस देन 0 वाले आंसर्स, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन वाले आंसर। तो मुझे कौन से चाहिए थे, लेस देन वाले, तो मेरे आंसर 5 से 59/8 के बीच होंगे। इक्वल के साइन का मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स को इंक्लूड मार दीजिए, बस इतना सॉल्व करना था। वी जस्ट नीड टू सॉल्व दैट इनइक्वालिटी। कौन सी, ये। बाकी सब तो अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं आप पढ़ लोगे, आप में से जितने भी स्टूडेंट है, जब भी जैसे भी मॉड्यूल 4 जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन तो एक्सट्रीम है, वही खत्म हो जाएगा सब, ठीक है। इनइक्वालिटी, इसे बार बार बैच 1 के लिए मैंने नाम लिया। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर दो पॉइंट के बीच में वो कह देता है कि रूट्स हैं, तो उन पॉइंट से इधर उधर दोनों जगह या तो ग्राफ की वैल्यू प्लस होगी या माइनस, यानी उनमें दोनों जगह वैल्यू पुट करने के बाद उनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इक्वल का साइन क्यों दे दिया था, क्योंकि उसने -1 और 8 को इंक्लूड कहा था। अगर इंक्लूड नहीं कहा होता तो मैं भी नहीं करता इंक्लूड, ठीक है। तो 0 बनने की भी चांसेस हो सकते हैं। बैच 3 के लिए था ही नहीं सवाल। बैच 2, इफ वी आर गुड इन आर नंबर्स इनइक्वालिटीज, खुद से, क्योंकि पढ़ा नहीं है बैच में, इसलिए बैच 2 के लिए भी नहीं कहा था मैंने, बैच 1 से बनना चाहिए। सर ग्राफ तो जाना नहीं था, वो तो अंडरस्टैंडिंग थी। वो तो सॉल्यूशन उसने समझाया ही है, कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे जल्दी में कोई नहीं निपटेगा, क्योंकि जैसे मैं ये लिखूंगा ना, मैं यहां से देख के बता दूंगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट है और इसका मतलब है ये काउंट भी होंगे और ये बदलने के बाद ये देख के बता दूंगा, इसमें मैं कह रहा हूँ आसान पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो मैं अलग अलग जो आप रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस कहेंगे फॉलो करते हुए बना ही लूंगा, बट आई थिंक दैट्स द इजियर वन मेथड वाइज, ठीक है। अटेंडेंस सबकी होगी, कोई बाकी है भाई, बाकी है भाई, किसी पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई बैच 3 वाले भी शायद बना पाते अगर उन्हें ये पता होता या उन्होंने एक्स्ट्रा सपोर्ट सेशन भी लगाया होता। 3 ट्रेनें हैं, तीनों की लंबाई इक्वल है, पैरेलल खड़ी हैं तीनों ट्रेनें कांस्टेंट स्पीड से। फास्टेस्ट ट्रेन सेकंड फास्टेस्ट को उसी वक्त क्रॉस कर देती है जब सेकंड फास्टेस्ट थर्ड या स्लोएस्ट को क्रॉस कर, ठीक है। एफ फास्टेस्ट लिखूंगा मैं, एम मिडल वाली स्पीड, एस स्लोएस्ट। एक और चीज भाई,
तीनों ट्रेन ऐसे खड़ी हुई थी, इस ट्रेन ने इसको क्रॉस करना है तो इंजन टू इंजन तो आ चुके भाई। हमने जो पढ़ा था कि दोनों ट्रेनों की लंबाइयां आएंगी, वो कब पढ़ा था? अगर ऐसे कुछ होगा तो पहले से इतना तो चल के आ ही चुके हैं ना। ये मान लीजिए फास्टेस्ट ट्रेन है, तो इस ट्रेन ने इसको क्रॉस किया, लेंथ, सबकी लेंथ ऐसी थी, एफ माइनस एम, कितना बताया था उसने? इसने इसको क्रॉस किया, लेंथ एल थी, एम माइनस एस, इसका भी टाइम कितना था? 60। एंड में पढ़िए उसने क्या पूछा था। एंड में उसने ये पूछा आपसे, if only fastest train and the slowest train were running, time taken by fastest to completely cross the slowest। उसके बाद जो उसने बताया है ना भाई, वो उसने ये वाली बात बताई है आपको, यानी उस केस में ट्वाइस ऑफ एल, एफ माइनस एस, और ये टाइम उसने पूछा था हमसे। पढ़ के देख लीजिए आप। ये तीन इक्वेशन ही तो लिखना सिखाई थी ट्रेन के सवालों में, यही सिखाया था भाई, बस इक्वेशन इक्वेशन खेल देना, कुछ और नहीं भी समझ आएगा, बन जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को ना भाई बस ऐड करना था। क्या करना था? बस ऐड। जैसे ही आप ऐड करते ही हो जाता 12, ऐड करते एम से एम कट जाता, ऐड करते तो ये 60 कॉमन आ जाता, आपको पता चल जाता 60 इज माय आंसर। खत्म। क्या ही था सवाल में? तीन इक्वेशन हम नहीं लिख पाए, मैंने सवाल सिर्फ इस बिहाफ पे छोड़ने को कहा, लेंथ वाइज थोड़ा ज्यादा है, वैसे सवाल में कोई दम नहीं था। तो बैच 1 के लिए मैंने कम से कम 10-11 सवाल तो बोले ही होंगे, 8 बन जाते। बैच 2 के लिए 9-10 कहे होंगे, 6 बन जाते हैं। और बैच 3 के लिए अगर 5-6 कहे थे तो 4 बन जाते। 4-5 सवाल तो थे इसमें करने वाले। ठीक है, करें इसे नोट, जो भी है। किस किस का बना था ये? एक ही का बना था एग्जाम में? दो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रेन वाला जो है, स्पीड की रेशियो से कैसे बनाते हैं? डिवाइड दे देते तो कुछ ना कुछ आ ही जाना था। एफ एम माइनस एस, मैंने तो यही किया था, बाकी मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं देखा, इस क्वेश्चन का नहीं देखा। तो या तो उसका आप देख लो एक बार उसने कैसे किया है। रेशियो बन नहीं पा रही है क्योंकि कोई भी एक स्पीड तो नहीं चल रही है, हर जगह रिलेटिव स्पीड ही है। इसे कर सकते हो आप फर्स्ट को। थर्ड क्वेश्चन में उसने ये कहा, अगेन बैच 1 और 2 के लिए ही है, अ शॉप हैज अ टोटल ऑफ 300 आइसक्रीम्स of 4 different flavors among 90 customers on a day.
each customer has bought at least two different and no customer has bought two or more ice creams of the same flavor. ठीक है, हमने ये पढ़ा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 90 है। फर्स्ट ट्वाइस ऑफ सेकंड, थ्राइस ऑफ थर्ड, ये कितने हैं? वन क्या बताता था? एग्जैक्ट वन में क्या क्या आया? रोमन में टू क्या बताता था? एग्जैक्ट टू में क्या क्या आया? एग्जैक्ट थर्ड, एग्जैक्ट फोर्थ। अब सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसने कहा है कि हर बंदे ने कम से कम दो आइसक्रीम तो परचेज की है भाई, तो ये तो जीरो है, एलिमिनेट ही मार दिया। तो इक्वेशन रीअरेंज करने के बाद ये बचेंगे। इसमें इस पे कमेंट है तो किसी एक को एलिमिनेट मार दें। लेट्स से मैं सेकंड को मार देता हूं, इसे दो से मल्टीप्लाई करें, इसे वन से और घटा दें, तो थर्ड प्लस इज इक्वल टू 120, 180 तो माइनस हो। बस इतना ही था भाई। इसके बाद ऑप्शन ऑप्शन खेलने थे हम। ऑप्शन ऑप्शन खेलते वक्त उसने ये बताया हमें, सबसे बड़ा ऑप्शन उसने क्या दिया है मुझे? 80। अगर ये 80 है, 120 बनाने के लिए इसे कितना होना पड़ेगा? तो भाई इतने लोग जिन्होंने तीन तीन आइसक्रीम खरीदी है वो 80 हैं, जिन्होंने चार चार खरीदी है वो 20 हैं, तो कितने हो गए ये बंदे? 100 हैं। कितने कस्टमर्स? 90। तो ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा ना, ये तो हो ही नहीं रहा फॉलो। इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 60, 30, ये हो गए 90। अब यहां पे आर्गुमेंट आता है कि जो सेकंड वाले थे सर, वो भाई उसने कहा है हर बंदे ने कम से कम दो आइसक्रीम परचेज की है, दो फ्लेवर सॉरी। दैट डज नॉट मीन्स कि एग्जैक्ट दो वाले ही हैं इतने, यानी मिनिमम दो परचेज हैं, बट वो जीरो भी तो हो सकता है। यानी हर किसी ने कम से कम कितनी कितनी, तीन और चार, क्योंकि अपना फ्लो क्या था? टू मैक्सिमाइज दिस। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनाना हमने सीखा था। अगेन जिस जिसने सेट थ्योरी पढ़ लिया है भाई उन्हीं के लिए। अब इक्वेशन बनाने के बाद जो भी मैक्सिमा था, मिनिमा था, बहुत उसका बेसिक था। अगर यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सवाल और थोड़ा सा आसान है। ऑप्शन ही तो रख रख के देखने थे भाई, रख के देख लीजिए। ये कंडीशन तो वॉयलेट नहीं होनी चाहिए ना कि तीनों का समेशन 90 है, जो ये वॉयलेट कर रहा था 80 और 20 वाला ऑप्शन। तो ये मैक्सिमम कितने से ऊपर नहीं जाएगा? 60 से ऊपर नहीं जाएगा। 60 से नीचे हो सकता था, 50 40, हाँ वो तो हो ही सकते थे, 60 से ऊपर नहीं जाएगा। और उसने क्या कहा था आपसे? उसने आपसे एग्जैक्ट तीन आइसक्रीम वाले परचेज करने वालों का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था। सो दैट मैक्सिमम इज व्हाट? दैट मैक्सिमम इज 60। अगर आप बैच वन या बैच टू के हिसाब से देखें, अभी तक पहले तीन सवाल में क्वेश्चन नंबर टू तो मैंडेटरी था कि बनना चाहिए था, ट्रेन वाला। ये क्वेश्चन इन बिटवीन है, मतलब ये आप ऐसा कह सकते हैं कि इफ वी आर गुड इन नंबर्स एंड सेट थ्योरी, क्योंकि वो खत्म भी रिसेंट ही हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम उसको नहीं हुआ है, उस हिसाब से थे इसके चांसेस। बिकॉज टफ नहीं था यार, चार चार वेरिएबल्स पे काम करना ही नहीं था, दो वेरिएबल एक इक्वेशन पे काम करना था। फर्स्ट वाला तो उसने एलिमिनेट करवा दिया ना, एक हमने कर दिया। इतना तो यार मैक्सिमम मिनिमम एडजस्ट करना हमें आता। ठीक है, चेक कर लीजिए। बैच थर्ड के लिए पहले तीन सवाल में कुछ नहीं था भाई, कोई बन जाता आपसे सेकंड जैसे आप बना पाते, एक्स्ट्रा सपोर्ट सेशन आपने किया है, लगाया है, तो बात अलग है। और अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट सेशन टीएसडी का किया था तो बन जाता भाई, टफ तो वो था ही नहीं, है ही नहीं। ये तीन इक्वेशन लिखनी तो सिखाई है,
पहली दो को ऐड करके तीसरे का आंसर खुद मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हम। डूएबल फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट, आंसर इज 50%, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पढ़ रहे हैं एक बार सभी, मैं फिर करता हूं डिस्कस। सिर्फ पढ़ लीजिए एक बार स्टेटमेंट्स। विश्वनाथ वाला, विश्वनाथ वाज प्लानिंग द वाटर सोर्सेज ऑफ हिज फार्म। उसने एक गड्ढा खोदा, वेल, कुआ, उसके फॉर्म या शेप सिलेंडर का, और उस मिट्टी को उसने किस शेप में कन्वर्ट किया? कोन। तो हमें करना ये था, अगर आप एक 3D फिगर से दूसरा 3D फिगर बनाते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा भाई, सवाल में किस किसके वॉल्यूम की बात हो रही है? सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2 1/2। r1 r2 h1 h2 क्यों यूज कर रही हैं? जिससे कि पता रहे कि हाँ जी ठीक है जी, ऐसे कोरिलेशन है। रेडियस का उसने रेशियो पूछा था, तो मैं किसी की भी रेडियस लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिर्फ मैंने क्या करना है, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, h2 अपॉन 3h1। भाई बताइए इसमें क्या ही था ऐसा जो हम ना बना पाए? प्लग इन द वैल्यू। h2 यानी कोन की हाइट कितनी है? 9। h1 सिलेंडर की हाइट 3/5, r1 अपॉन r2, स्क्वायर रूट ही तो करना था। अरे पूछा क्या है उसने, तो क्या फायदा बच्चे? पहले रखूंगा, दूसरी रेडियस निकालूंगा, फिर रेशो बनाऊंगा। सीधे ही रेशो बना देते हैं, कुछ तो काम बचा है। हमें कोन टू सिलेंडर बताना था, मैंने उल्टा लिखा हुआ है। कोन टू सिलेंडर का मतलब आपका आंसर। अब अगर अगेन हो सकता है आप में से बैच थर्ड के भी बच्चों ने कुछ ने ये बना दिया हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, तो इतना ही तो था बस। बाकी अगर दूसरे तरफ से आप देखें, पढ़ा सिर्फ बैच वन में ही है, मैंसुरेशन सिर्फ बैच वन में ही हुआ है, इसलिए उस अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकते कि भाई सबसे बन जाए। जो हमने कल ही डिस्कस किया होगा उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी को करना है बैच थर्ड में से ट्राई तो कर लीजिए, मैं दे रहा हूँ 1-2 मिनट। अच्छा, आप में से बैच टू में से किसी ने ट्राइंगल वन का बेंचमार्क तो नहीं दिया है ना? नहीं देना है अभी, रुक जाओ, थम जाओ। एक दो बच्चे और भी थे, वो दे आए। मैंने कहा मैं कहता कहता थक जाता हूँ, कुछ ने देने नहीं होते हैं। जब ट्राइंगल टू खत्म कर दूं तब दे देते तो थोड़ा सा और जीनियस है तो। बाकी ठीक है, मेरा परसेप्शन ये था कि और एक क्लास हो जाती है कल वाली, फिर दे देते। ठीक है, बाकी तो क्योंकि कहने से नहीं देते हैं भाई, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि
बिना कहीं भी टेस्ट दिए जा सकती है। पी और क्यू किसी काम को 80 आवर्स में कर सकते हैं। सबसे लास्ट में कल हमने जो पढ़ा होगा, शायद ये पढ़ लिया था, एक बार कंफर्म करेंगे। क्यू प्लस आर का 120 था और पी प्लस आर का कितना है, 100। एलसीएम 600 तो नहीं जा रहा है, 1200 ही जा रहा है। ये 10 है, 12 है, 15 है। तो तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी होगी, 15, 25, 27, 37। कैच था उसमें क्या, जब आप ऐड करेंगे तो पी कितनी बार ऐड हो गया, क्यू आर। तो जो भी ये समेशन आपका आ रहा था 15, 25, 27, उसका आधा कर दीजिए। तो तीनों का जो एफिशिएंसी है वो इतनी है। समय करना भाई, कैलकुलेटर से डिवाइड हुए 64.8। चलो 64.8। ऑप्शन अगर आप देखेंगे, मोर देन 63.75, लेस देन 64 नहीं, सेकंड 64, 64.25 नहीं, थर्ड 64.25 लेस देन 75 नहीं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा, वो भी तो एफिशिएंसी है, कर सकते हैं। 1/80 प्लस 1/120 प्लस 1/100, वो कर करा के कर सकते थे। अच्छा, अगर किसी ने ये फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, इसको आप निकाल सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, एंड आपको पता चलेगा, ये यहां पे लग जाएगा, आप लगा के देख सकते हैं। थोड़ा सा बस मैनिपुलेशन हल्का सा चेंज है। पहले इस कैलकुलेशन को जो है निपटा के बताइएगा। 80, 120, 100, 80 इंटू 120, 80 इंटू 100, 180 का 120 से कर दिया, 80 80 निपट गया। 120 इंटू 100, 96 के आगे 1 2 4 जीरो है, 2 2 जीरो सब में है भाई। 96, 80 आ गया, 120, 6। कोई डिवाइड देके बताना इसको, डिवाइड देना इस नंबर को इससे, कैलकुलेटर से। मैं ही करूं भाई, 30, उसको डबल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 64.8। ठीक है, मैं बता देता हूँ। समय तो दो, उसमें गैप कितना है, मैंने कहा डबल कर दो, डबल क्यों किया, तो थोड़ा तो यार टाइम मैं बता दूंगा। अगर आपको 3 पर्सन का इंडिविजुअली टाइम पता है, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उनका टुगेदर का आपको मिल जाएगा। अब आपको दिखा कि यहाँ पे जो ये नंबर्स थे वही तो मैंने एज इट इज यूज किया। यहाँ पे कौन सा पर्सन काम कर रहा था, पी प्लस क्यू। ये किसका समय था, आगे वाला। यानी हर बंदे को मैंने कितनी बार काम कराया, लेकिन पूछा मुझसे किसका था उसने, पी क्यू आर। तो पर्सन आधे रह जाएंगे। जिसका मैंने निकाला था वो था 2p प्लस 2q प्लस 2r का टाइम। पूछा किसका मुझसे, p प्लस क्यू प्लस आर। तो जिनका निकाला, जिनका पूछा, पर्सन आधे रह जाएंगे तो समय डबल हो जाएगा, क्योंकि पर्सन जब कम होंगे तो समय बढ़ जाएगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट अगर आप ये कहें कि नहीं सर यही था, तो मैं तो अगेन बिलीव करता हूँ ये आसान था, ये आसान था। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ये भी कर सकते, वी कैन डू दैट। और ये फॉर्मूला जो इंस्पायर्ड थे वो किससे इंस्पायर्ड थे,
ऐसे फॉर्मूलाज कहाँ दिखते हैं? हार्मोनिक मीन में। मुझे तो भैया अब ऐसा लगने लग गया है, मैं अगर 7+7 भी पूछना स्टार्ट किया तो भी मुझे आंसर 15 ही मिलेंगे। आप कुछ कह रहे थे, बता दो, आप ही बता दो। इंडिविजुअल टाइम, और इसका मतलब है तीनों मिलके कितना लेंगे? हाँ, और आगे वाला Q+R का था, उसके बाद R+P का था, यानी जो निकल के आएगा, ए को इमेजिन P+Q, बी को इमेजिन Q+R, सी को इमेजिन P। ऐड करोगे तो P 2 बार काम कर रहा है, Q 2 बार, R 2 बार, तो डबल द पर्सन्स टाइम इज दिस, पर्सन्स हाफ टाइम डबल। आपका जो 2P Q R का जो समय आ रहा था, आंसर जो आया था वो 32.4 था। हमसे किसका पूछा था? तो यहां से पर्सन 2 से डिवाइड हो गए, टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो। अगर कर पाते कोरिलेट तो ठीक है भाई, आप मुझसे पूछेंगे, मैं इसी फेवर में हूं। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बता सकते थे, एक और मैं पूछता हूं आपसे, ये लॉजिकल सवाल है, और मोर देन द आंसर, मैं इस बात पे, या ये मैं देखना चाहता हूं आपके मेथड क्या है। P+Q मिलकर किसी काम को 80 आवर्स में कर सकते हैं, नंबर चेंज करते हैं। Q+R 90 आवर्स में कर सकते हैं, R+P ये सब एक ही काम कर रहे हैं, सेम काम 60 आवर्स में। ये बताइए कि मुझे इनकी एफिशिएंसी कैसे अरेंज होंगी, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, उससे कम किसकी है, और सबसे कम किसकी है। अपने आंसर अपने तक रखिएगा, बताइएगा जब एक बार किसकी कितनी एफिशिएंसी है अरेंज। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आर की है, उसके बाद पी की है, उसके बाद क्यू की है। मतलब ये आंसर नहीं है, ये आपको ढूंढ के बताना है। सो गिव मी द आंसर ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ PQR। सॉल्व किया कि? अच्छा, इतना क्या, शाम को 7 बजे तक आंसर आएगा इसका? विदम जी आए? सीक्वेंस ही पूछा भाई एफिशिएंसी का, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? पी की, उसके बाद आर, और सबसे कम यही था तनीषा जी, PQR। अच्छा, आपका तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, और कोई भाई किस ऑर्डर में है? PRQ। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये एल्सियम वगैरह खेल लूंगा, मैं तीनों की एफिशिएंसी निकाल लूंगा और मैं बता दूंगा कौन बड़ा है कौन नहीं। भाई मैं ऑब्जर्व करने को कह रहा हूँ आपसे, यहाँ से यहाँ पे क्या चेंज हुआ जब बताओ मुझे। क्या अभी यहाँ है वो नहीं खींचा भाई, नहीं खींचा था। क्यू तो अपनी जगह सेम है, पी चला गया, और पी के जाने आर के आने, क्यू तो उतनी काम करता होगा ना। पी के जाने आर के आने से समय बढ़ गया, इसका मतलब पी के जाने आर के आने से समय बढ़ गया, यानी आर ज्यादा समय ले रहा है, तो आर की एफिशिएंसी पी से कम है। इस वाले पे देख लीजिए, इनमें कौन सेम है? क्यू के जाने से पी के आने से क्या हुआ? टाइम कम हो गया, इसका मतलब पी की एफिशिएंसी क्यू से ज्यादा है। एक और लगा के देख लें, बना नहीं, फर्स्ट और थर्ड से। क्यू आर,
आर की एफिशिएंसी ऐसे आ रहा है, देखना एक बार, सबसे ज्यादा पी, उसके बाद आर, सबसे कम क्यू, यही आ रहा था। नंबर्स में तो निकाल ही देंगे, कोई वो है ही नहीं। जिनको ना समझ आया हो भाई, पी प्लस क्यू 72, क्यू प्लस आर 90, आर प्लस पी 60, 360, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों का एडिशन 12, लेकिन आधा करना, 3 की जगह 6। अच्छा यार, फिर तो यही बदल गया भाई, 7.5 आया था। इस 7.5 में से पी और क्यू के पास 5 है, तो आर पे 2.5 है, क्यू आर पे 4 है, तो पी के पास 3.5 है, आर और पी के पास 6 है, तो क्यू के पास 1.5 है। चेक करना, पी आर की पी आर। तो कहीं पे कुछ ऐसा हो सकता है आपको दिख जाए भाई, इतना तो हम जज कर पाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट्स और उस पर जाके ही आंसर देंगे। और हैरानी की बात यह थी कि क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ से नहीं बना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ बंदों से नहीं बना भाई। बैच 1 बैच 2 हैज टू बी डन। बैच 3 में से हुआ था सर्च का एक्स्ट्रा सपोर्ट सेशन? नहीं हुआ? अच्छा, फिर तो नहीं बनेगा भाई, फिर नहीं बनेगा भाई 3rd बैच से। हालांकि कंसेप्ट काफी आसान है, वो देख लेते हैं। इसका चल रहा है डिस्कशन। हाँ जी, हाँ जी, भाई वही देखना भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ऐसा कंसेप्ट भी आप याद रख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ सर्च है, यानी एक अंडर रूट में एक और आपको अंडर रूट दिखाई दे, जो आपको छोटे वाला रूट दिखाई दे, उसके आगे सिर्फ 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ 2। तो यहां पे 2 के साथ कुछ एक्स्ट्रा था, इसे उठा के अंदर डाल देना। तो जैसे ही अंदर जाएगा 2 का 4 बन जाएगा। क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही तो 2 होता है, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4। उसके बाद ये ढूंढना होता है 44 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने से 15 बनता हो। बड़े वाला पहले, छोटे वाला बाद में, और ये साइन बीच में। तो आपको पता चलेगा दूसरा अंडर रूट भी ना आइडेंटिकल लिखा हुआ है, सिर्फ कहां अंतर है? बीच वाला साइन। अंडर रूट 11 ओपन, अंडर रूट 11 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 11 प्लस 2, 2 प्लस 2 आंसर इज 4। अब ये पढ़ के तो बता ही देंगे नेचुरल नंबर है, नेगेटिव है, इंटीजर, इरेशनल है, या कैन नॉट डिटरमाइंड। नेचुरल नंबर। क्या ऐसा हो सकता था इसके आंसर प्लस माइनस दोनों आ जाते, या इसको आगे इसको पीछे करके भी तो लिख सकते थे? अगर आप अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो अगर ऐसा होता तो फर्स्ट का आंसर तो यही है भाई,
सेकंड का आंसर अगर पलट देते हैं, अब की बार कटने का नंबर किसका लगता? अब ये आंसर कैसा है? अब इरेशनल है, तो सीएनडी होगा या नेचुरल नंबर होगा? आंसर विद एक्सप्लेनेशन जो दे पाए, रेज योर हैंड्स। सही आंसर तो उसमें से ही देख लोगे अपने मोबाइल में से ही, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ दे पाए। एक भी नहीं है इरेशनल। वो तो ये केस इरेशनल बना हुआ है, ये नेचुरल नंबर बना हुआ है, तो आंसर तो सीएनडी हो गया ना, दोनों अलग अलग जगह पड़े हुए हैं। दोनों? अच्छा अच्छा, मान लिया मैंने। √4 प्लस √11 लिखूं दोनों को? क्या होगा? ऐसा भी कुछ? और कोई भाई? हरसिमरत जी, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। और बाकी जनता जनार्दन जितने बैठे हुए हैं, एंड में जो यहाँ से वहां तक जो व्यू पॉइंट खत्म है, बैच 1 वाले, जागृत जी, कुछ इस पर रोशनी प्रकाश डाल पाएंगे? और जो इधर बाकी जो टीम बैठी है बैच 1 की, वंशिका जी? नहीं? अशनूर जी? हम ऐसे जब हम पढ़ के जाते हैं तो फिर घर जाके क्या वो हम बस खत्म हो जाता है, या ये हो चुका है, ये तो बहुत समय बीत गया भाई। हाँ? नहीं, मैंने कहा था क्वाड्रेटिक नहीं है भाई। क्वाड्रेटिक में ऐसा होता है, कांस्टेंट का साइन बताता है, दोनों रूट्स का ऐड करके इतना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके इतना आना चाहिए। इसमें नहीं था भाई क्वाड्रेटिक, इसमें 44 के फैक्टर जिनको ऐड करके 15 आता हो। इस प्लस का साइन, हाँ, इस प्लस का काम ये है बीच में आएगा, ये माइनस का काम है बीच में आएगा। भाई वो तो था ही नहीं, ये तो ना 3 में ना 13 में, मतलब। और किसी को भी ऐसा डाउट था? होगा तो कौन बताएगा? सबसे बड़ी बात है भाई, उस जिसने आंसर बताया भी, वो सुन के भी हमें समझ नहीं आया कि हाँ 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 ऐसा ही कुछ होगा। स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं होता है भाई। कब ये बात हमें समझ आएगी? 32 नवंबर को। यही तो कहूँ, आपने सही कहा, तब भी किसी को नहीं आया समझ। मैं भी तो, मैं आप ही के साथ सेम टीम में ही हम हैं। मैंने भी तो यही कहा कि वो सुनने के बाद भी किसी को ये नहीं पता चला कि स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, और नेगेटिव नहीं आएगा तो √4 माइनस √11 ये नहीं लिख सकते थे। आज भी आपका वही आंसर है, वही हाल है। आपसे पूछ लिया जाए, आपने यही आंसर देने हैं। अरे भाई नहीं होता है भाई, कब जाके सीखेंगे हम? फिर अगर एक ही चीज मुझे ऐसा लगता है, मैं ये 6 बार बता चुका हूँ, बैच 1 को इंक्लूड करूँ तो 36 बार बता चुका हूँ। ठीक है, 37th टाइम इन अ हिस्ट्री ऑफ 2025 बैच। अगर x² = 9 है भाई, तो x = √9 नहीं होता है, x +- यही हो जाता है, प्लस माइनस। इस अंडर रूट में थोड़ी है ताकत भाई, काबिलियत, ये तो 3 ही बाहर देगा, वो कहेगा 3 ले जाओ। आपसे तो अगेन आने वाले किसी सिमकैट में मैं ये भी भेज दूं ना सवाल, कि ये सवाल लिख के पूछ लो इनसे, क्या सर बिल्कुल। √4 √11 से छोटा होगा।
लगा लो, पहले आप ही लगा लो दिमाग, उसके बाद ही मैं कुछ कहूंगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 11 का कम से कम 3 दशमलव कुछ तो होगा, तो ये नेगेटिव आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे थे इस वाले को, तो इसका आंसर ये अगर लिख लेते तो ये नेगेटिव हो जाता ना, और स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आता है, यही तो पढ़ रहे हैं। तो अगर ये भी पूछ लिया जाएगा ना, आपने ये भी टिक मारना है भाई, उसमें नीचे आएगा फिल्टर लगा के, वो पूछेंगे कि कितने बच्चों का गलत हुआ है, वो कहेंगे 113 बच्चों का गलत हुआ है। किस सिटी से, स्टेट से? पंजाब। सिटी लुधियाना। एंड आयरनी 113 बच्चे ही एनरोल्ड हैं कैट 2025 में। कितनी बार यार, 36 बार हो गया डिस्कस। पहले -3 का करना पड़ेगा स्क्वायर, वो बन जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, प्लस माइनस, आई मीन माइनस नहीं आएगा है? मैं भी इसमें मार दूंगा -3। मैंने कहा पूरा बैच तो वहीं जा रहा है अपना, तो क्या कहते हैं उसको, मास नहीं, मतलब जहां सारी मेजोरिटी, कि मेजोरिटी तो वहीं जा रही है, तो हम भी वहीं चले जाते हैं भाई, है ना। हाँ जी, इसमें और कुछ भी है डाउट अभी? -3 ही आएगा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बस वो गलत है भाई, ये नहीं आएगा, पहले स्क्वायर करेंगे तब आएगा भाई। कुछ जगह पे अलजेब्रा बहुत ज्यादा रिजिड है, तो हम उतना उतना ही लगाए जितना जितना पढ़ाया गया है। तो मैंने जब भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ सेट सिखाया होगा, मैंने चीख चीख के कहा होगा, बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में लिखने की हैबिट डालिए, प्लस माइनस के साइन बीच में चिपका दीजिएगा। बाकी तो चल ही रहा है ना। अगर ये क्वेश्चन भी हम छोड़ देंगे तो बनाएंगे कौन से भाई, छोड़ते जा रहे हैं हम सब, इसे भी छोड़ दो, उसे भी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं भाई। एपीजीपी एचपी था, सबसे पहले तो 1 और 2 दो ही बैच में हुआ है। अगेन सवाल आसान था, अगर आप जीपी में 3 टर्म अज्यूम करते हैं तो क्या मानते हैं हम? ए, इसको ए कहा है, इसको बी कहा है, इसको सी कहा है, बस। उसके बाद अगर हल्का फुल्का भी हमें आइडिया है ना एपीजीपी का, भाई बन जाता। मास्टरी नहीं चाहिए थी इसमें एपीजीपी को सॉल्व करने के लिए आपको। सम यानी a प्लस ए आर स्क्वायर इज 252, मेक इट इक्वेशन 1। सेकंड 8a 6b 4c, ये किसमें लिखे हुए हैं? मिडल टर्म का डबल, बाकी दोनों के सम का स्क्वायर होता है, सम होता है। मिडल टर्म का डबल यानी ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तो सारी पढ़ चुके हो ना आप, वही लिखा। ए कॉमन है सब में से, काट दिया। आप कहेंगे ए कैसे काट दिया, वेरिएबल से वेरिएबल तो कटते नहीं है। अरे भाई, जो वेरिएबल को आप काटते हैं वो जीरो नहीं होगा तो कट जाता है, और क्या यहाँ पे गारंटी है कि ए जीरो नहीं होगा? यस, इफ ए इज जीरो, फर्स्ट टर्म जीरो, सेकंड टर्म जीरो, थर्ड टर्म जीरो, सारी जीरो हो गए। और उसने 3 टर्म ये तो नहीं कहा कि जीरो नहीं है, कहा है क्या? लेकिन उसने कहा है कि वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट इससे भी जस्टिफाइड कर दूंगा कि अगर पहला जीरो हो गया तो तीनों जीरो हो गए, तो डिस्टिंक्ट कहाँ हुए? तो ए को उड़ाया जा सकता था, और ए को उड़ाने के बाद आपको क्वाड्रेटिक की आत्मा यहां पे दिखनी चाहिए, इसको इधर खींचे आप, वी कैन टेक ना 4 कॉमन, इसमें से ले लीजिए आप। आर के दो आंसर, अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं भैया ना। आर के दो आंसर 1 एंड 2, कैन आई सेफली डिस्कार्ड 1? अगर आर की वैल्यू 1 है तो पहला टर्म ए है, सेकंड टर्म भी ए है, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करके तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है,
तो तीनों टर्म ए बन जाते, लेकिन उसने क्या कहा था, 3 टर्म है वो तीनों, तो आर की एक ही वैल्यू थी विच इज 2, पुट हियर इन दिस वन। तो ए कॉमन खींच लिया 1, आर कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, ए इंटू 7, 7 3 21 6, ए 36 आ रहा है भाई। अब अगर पहला टर्म 36 है तो दूसरा कितना होगा, पूछा क्या था उसने हमसे, तीनों के स्क्वायर का समेशन पूछा था। इसके आगे भाई मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप कैलकुलेटर लगा दीजिएगा। वैसे 36 का स्क्वायर कॉमन खींच सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं।